Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नहीं कर सकते। अगर मैं एक कंप्लीट एप्लीकेशन की बात करूं, एक ऐप की, एक प्रोजेक्ट की, एक सॉफ्टवेयर की, है ना, तो अगर मैं इसका ड्रोन व्यू आपको दिखाऊं तो इसमें बेसिकली सिर्फ तीन चीजें होती हैं। एक डेटाबेस, दूसरा GUI या UI, और तीसरा बिजनेस लॉजिक्स। राइट? ओवरऑल हर एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ तीन चीजें होती हैं, सिर्फ तीन चीजें। क्या क्या? डेटाबेस, GUI या UI और बिजनेस लॉजिक। कौन सी चीज कहां स्टैंड करती, चलिए देखते हैं। ये मेरा एक सर्वर है जहां पर मेरे डेटाबेस को रखा हुआ है। राइट एवरीवन, है ना? यहां मेरा डेटाबेस रखा हुआ है। अब सीन क्या है? ये पार्ट जो होता है ना, इसे हम कहते हैं बैकएंड। वर्ड यूज करते हैं हम लोग, है ना? राइट। ये हमारा बैकएंड पार्ट है। बैकएंड मतलब इस पर हम सिर्फ डेवलपर्स काम करते हैं। यहाँ हम डेटाबेस स्टोर करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसको उसमें डेटा से इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसमें से डेटा रिट्रीवल करते हैं। सो मेनी टास्क दैट वी विल परफॉर्म, राइट? बट कौन? डेवलपर्स। वो जो जानते हैं कि डेटा देखना है तो क्या लिखा जाता है, डेटा बनाना है तो कैसे बनाया जाता है। इज इट क्लियर? है ना? अब आप यहाँ पे अज्यूम करो जैसे रेलवे का एप्लीकेशन है, तो रेलवे की जो डेटाबेस डेवलपर्स है वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नई ट्रेन भी चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रेन में अपडेशन भी करते हैं, कोच ऐड किए जाते हैं फेस्टिवल सीजन में, आपको पता है ना? ये वो लोग हैं। हाँ प्लीज गालिब। तो ये वो लोग हैं जो ट्रेन की कोई पाथ या रूट को डिलीट भी करते हैं। इज इट क्लियर? अब सोचिए अगर एक एंड यूजर को, एक एंड यूजर को अगर ट्रैवलिंग करनी है ना, इस एंड यूजर को ट्रैवलिंग करनी है, और अगर आपने सोचो इसको भी यहीं ले आए तो क्या होगा? ये वो बंदा है जो ट्रेन की डिटेल देखेगा, सीट नहीं मिली तो नई ट्रेन चला देगा। पॉसिबल है? होना चाहिए? नहीं, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं तू ना इधर बैठ। डायरेक्ट डेटाबेस पे नहीं लाएंगे, और इसी के लिए हम लोग एक फ्रंट एंड बनाते हैं, है ना, जिसको हम लोग UI यूजर इंटरफेस या GUI बोलते हैं, है ना? ये हमारा फ्रंट एंड है। और आप जो पढ़ रहे हैं रिएक्ट वगैरह, वो इसके लिए पढ़ रहे हैं। गेटिंग? आप इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक एंड यूजर जो होता है ना, एक नॉन टेक्निकल बंदा जिसने कभी कोई टेक्निकल चीज नहीं पढ़ी है, वो भी जानता है हाउ टू पुश अ बटन, हाउ टू सिलेक्ट रेडियो बटन, हाउ टू सिलेक्ट चेक बॉक्स, राइट? हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द लीस्ट। गेटिंग एवरीवन? सो एक एंड यूजर भी ये सब चीजें समझता है, और हम उसको ये बनाकर देते हैं यहाँ पर, और इसे कहते हैं तू ना यहाँ से आयो, यहाँ क्वेरी कर, और ये क्वेरी आएगी डेटाबेस में, और यहाँ से डेटा जाकर उसको दिखता है। तो ये दो लेयर चलती है। एंड आई होप यू आर गेटिंग कि आप लोग क्या बनाने वाले हैं, और आप लोग सिर्फ क्या बनाने वाले हैं। गेटिंग? तो रिएक्ट से आप सिर्फ ये तैयार कर पाएंगे। बैकएंड जरूरी है, और नहीं तो फिर बना लो बटन और चला लो एप्लीकेशन, चल जाएंगे क्या? टिकट मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और कॉर्नर सीट तो बिल्कुल नहीं। एक मिनट, हम अटेंडेंस कंप्लीट कर लें। हमने क्या किया, हमने इस यूजर को यहां रखा कि तुम यहां से एंट्री करोगे, और वो कहां आएगा? डेटाबेस में। और फिर डेटाबेस से जब डेटा जाएगा तो यहां जाएगा, और यहां से फिर इस बंदे को मिलेगा। इज इट क्लियर? तो तुम लोग जो रिएक्ट में काम करोगे वो ये है, तुम फ्रंट एंड बनाओगे, तुम बटन्स का यूज करोगे, तुम चेक बॉक्सेस का यूज करोगे, तुम रेडियो बटन्स का यूज करोगे, तुम इनपुट
कि हर चीज को यूज करोगे और तुम यहां से काम करोगे और यहां से सारी इंफॉर्मेशन कहां सबमिट होंगी, डेटाबेस। आया समझ में? तो पहले तो तुमको तुम्हारा सीन बताया कि तुम जो बनाने वाले हो वो क्या है, वो यूआई होगा, जीयूआई होगा, बैकएंड जोड़ना पड़ेगा, राइट? और बैकएंड में ही है डेटाबेस। अब सोचो अगर ये नहीं है तो इसके बिना क्या क्या हो जाएगा यूआई में? कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? सिर्फ एंट्री कर पाओगे, बटन बनेंगे बस, और क्या है उसके बाद? कुछ भी नहीं। क्लियर? और जो अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा कि एक आपने एक नंबर दिया, दूसरा नंबर दिया, बटन दबा दिया, कैलकुलेशन होकर आ गया, ये सिर्फ कुछ टास्क है। परमानेंट डेटा के साथ ये टास्क नहीं पॉसिबल है। तो ये कब पॉसिबल है? जब तक कि आप एक डेटाबेस एप्लीकेशन ऐड ना कर दें। राइट एवरीवन? हाँ या ना? समझिए, देखिए हम लोग जो एप्लीकेशन अभी तक बनाते आए हैं ये मैंने सपोज एक मशीन बन रखी है ना। अब होता क्या है कि अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूं तो मेरी एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा? मेरी एप्लीकेशन में मैंने आपसे कहा डेटाबेस होगा, है ना, और कोड्स होंगे, राइट? और कुछ स्टैटिक फाइल्स होगी यानी इमेजेस, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, राइट? ये सब मिलाकर एक कोड मेरा कंप्लीट बन जाता है। मैं इसका जिप कर देता हूं एंड सपोज ये मैंने एक जिप फाइल बना ली मेरे कोड की, है ना, ये मेरा पूरा ऐप है, राइट? अब हम क्या करते थे पहले, हम लोग ना इस तरह की एप्लीकेशन बनाते थे कि ये जो है सीन मेरा, पहले जो आर्किटेक्चर था सिंगल टेयर वाला, उसमें ये होता था कि हम हर मशीन पर एप्लीकेशन को पूरी तरह से डिप्लॉय करते थे। ये वो एप्लीकेशन है जो मैं आपको याद दिला दूं, आपके स्कूल में थी, आपके कॉलेज में थी, है ना, या किसी एक शॉप पर होती है, एक मेडिकल शॉप है, एक पेट्रोल पंप है, या कहीं भी इस तरह की शॉप्स है जिनको इंटरनेट से कुछ नहीं काम है, जिनको वहीं के वहीं एंट्री करनी है और अपना स्टॉक मैनेज करना है, अपनी बिलिंग करनी है, राइट? इस तरह की एप्लीकेशंस को हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। बेसिकली जो एप्लीकेशंस बनती है वो कितने तरह की होती है समझो। एक होती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, दूसरी होती है वेब एप्लीकेशंस, या पहले उसके पहले अगर मैं आपको बोलूं एंटरप्राइज मतलब बिजनेस एप्लीकेशंस, है ना, फिर मैं बोलता हूं वेब एप्लीकेशंस होती हैं, और आजकल जो हम देखते हैं वो है मोबाइल एप्लीकेशंस, राइट एवरीवन? ओके, तो ये है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन नाम से समझ में आ रहा है, अकेले हम अकेले तुम टाइप की एप्लीकेशन, मतलब सिंपल एक मशीन पर एक एप्लीकेशन, यानी इसी एप्लीकेशन को, अब ये एप्लीकेशन शेयरेबल नहीं है, है ना, एक मशीन है, एक शॉपकीपर है, उसने आपसे एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने उसकी मशीन पर डिप्लॉय कर दिया। अब डेटाबेस कहां है? फ्लिपकार्ट के सर्वर पे नहीं, उसको जरूरत ही क्या है? वो बोलता है मैं चाहता ही नहीं कि इसमें नेट की जरूरत हो, मैं नहीं चाहता कहीं से कोई बैठ के एंट्री करे, अरे मेरा स्टॉक यहीं से बेचा है, यहीं एंट्री करूंगा ना मैं, तो उसे किसी तरह की इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन कैसी होगी? स्टैंड अलोन है, वहीं पर डेटाबेस भी वहीं होगा, लॉजिक्स भी वहीं होंगे, कोड भी वहीं होगा, स्टैटिक फाइल्स भी वहीं होंगी। इज इट क्लियर? है ना? अब ये एप्लीकेशन उसकी अच्छे से रन कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, एंड एवरीथिंग इज टू गुड। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। हालांकि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आपके लिए एकदम भी नई नहीं है। मुझे बात बताओ, आपकी मशीन में नोटपैड है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना? अगर मान लो हम सब कनेक्ट हो जाए नेट से, या लैन वैन मैन जो भी कनेक्टिंग सिस्टम है आपको पता है ना, अगर हम सब लैन से कनेक्टेड हैं, हम सब एक दूसरे की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे के सॉन्ग उठा सकते हैं, राइट? अपनी चीजें आपको दे सकते हैं, आपकी चीजें हम उठा सकते हैं। बट एक बार बताओ, उसको खोलने के लिए नोटपैड कहां से उठाएंगे? मेरे पास नोटपैड नहीं है और आपकी नोटपैड की फाइल में उठा लो तो खुल जाएगी क्या? नहीं। नोटपैड क्या है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। हम में से जितने भी हैं एक दूसरे की फाइल शेयर कर सकते हैं, पर एक दूसरे का नोटपैड नहीं। नोटपैड तो हमारा सबका अपने पास अपना अपना होना जरूरी है, राइट? एमएस वर्ड अपना अपना होना जरूरी है। सोचो कॉलेज का सीन याद दिलाऊं, कॉलेज की लैब में एक प्रिंटर रखा रहता है,
एक ही प्रिंटर है जो सारे सिस्टम से अटैच्ड है, और आप एक किसी नई मशीन पर बैठे और आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो क्या निकल जाएगा लैन से कनेक्ट होने के बावजूद? नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको याद है, अगर आपको बताया जाता था पहले प्रिंटर के ड्राइवर तो डालो। ड्राइवर क्या है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, हर एक के पास होना जरूरी है। शेयरेबल प्रिंटर है, ड्राइवर नहीं। ड्राइवर सबको अपने डालने पड़ते हैं। या आप लोगों के टॉपिक पे से मैं आऊं, कोई गेम है ना, एक गेम आपकी मशीन पे बढ़िया चलता है, मैं नेट से कनेक्ट होकर क्या आपके मशीन पर आके खेल लूं? पॉसिबल है? नहीं, ये मुझे मेरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये क्या है? स्टैंड अलोन। हम लोग मोबाइल में इतनी सारी ऐप लेके घूमते हैं, ठीक है, आपके पास कोई अच्छा सा गेम है, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे शेयर करूं, आप मुझे क्या देते हो? एपीके फाइल। वो ऐप मुझे फिर से डालनी पड़ेगी ना, कि सिर्फ कॉपी से हो जाएगा? नहीं ना, स्टैंड अलोन, राइट एवरीवन? तो ये स्टैंड अलोन ऐप का कंसेप्ट है। अब स्टैंड अलोन ऐप मतलब हर सिस्टम पर जिसको इंडिविजुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने एक बिजनेस एप्लीकेशन बना दी, हमने एक बिजनेस एप्लीकेशन यहां बना दी, और हुआ क्या, बंदे का बिजनेस चल निकला, इसने एक और मशीन लॉन्च कर दी, हमको उस पर भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी पड़ेगी। उसने एक और मशीन लॉन्च कर दी, हमको एक और डिप्लॉय करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? बट यहां दिक्कतें आना शुरू होंगी। अब यहां दिक्कतें कैसी आएंगी, सुनो। अब इसने 3 फ्लोर है, तीनों फ्लोर पर एक एक सिस्टम लगा दिया, लेकिन एप्लीकेशन कैसी थी? स्टैंड अलोन, है ना। अब स्टैंड अलोन होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो एप्लीकेशन है हमको तीनों मशीन पे डालनी पड़ी, और अगर इस बंदे को कल से हिसाब मिलाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हर एंट्री तीनों मशीन पर करनी पड़ेगी। एम आई राइट? क्योंकि कुछ भी शेयरेबल नहीं है ना। आया समझ में? अगर हिसाब निकालना है साल के एंड में या महीने के एंड में, तो इसे हर बिल को तीनों मशीन पे डालना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। ये बड़े बड़े वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने, है ना, पर कभी समझ में नहीं आए। आज समझो, डेटा रिडंडेंसी, इतना सारा रिपीटेशन, एक ही चीज को बार बार हर मशीन पर करना ताकि हिसाब मिलता रहे। हाँ या ना? राइट? जो आपने सेकंड टाइम पे बताया था सेट कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे सर, भैया? वो डाटा रिडंडेंसी वहां भी यूज किया मैंने वर्ड, यहाँ अलग सेंस में बात कर रहा है ना। अगर रिपीटेशन कर रहा हूँ, एक ही चीज को बार बार कर रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट डेटा रिडंडेंसी। तो यहाँ आ जाएगी वो टर्म, है ना। बिल्कुल तुमको याद सही आया, मैंने वहां यूज किया था ये वर्ड। तो डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा रिपीटेशन, एक ही डेटा को हर जगह डालना पड़ रहा है। और उसमें भी फिर एक और वर्ड मैंने जो यूज किया था, अगर एक मशीन पर एंट्री थोड़ी गलत हो गई तो क्या होगा? डेटा इनकंसिस्टेंसी, है ना। कंसिस्टेंट डेटा नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि बैंक में गए हो तो कैशियर को पैसे जमा करे तो उसकी मशीन पे एंट्री कराओ, क्लर्क की मशीन पे एंट्री कराओ, ऑफिसर की मशीन पे एंट्री कराओ, हर जगह एंट्री कराओगे क्या? और एक ने भी नहीं करी तो अगली बार आए तो 2 बैलेंस दिख रहे हैं, क्योंकि एक ने नहीं करी थी। तो बैंक कौन सा मानेगी? आप कौन सा मानोगे? समझ में आ रही बात? डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो इन सब का सोल्यूशन कुछ ऐसा निकाला गया कि फाइनली हम आए एंटरप्राइज एप्लीकेशंस पर, वेब एप्लीकेशंस पर, जहां पर हमने सीन को बदला। और अब हम क्या करते हैं? अब हम इस एप्लीकेशन को एक सर्वर मशीन पे डिप्लॉय करते हैं, राइट। डेटाबेस भी सर्वर मशीन पे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। और ये सारी मशीन हो गई मेरी सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट, राइट। और सारे क्लाइंट कहां से डेटा लेंगे? सर्वर से। और ये आप बनाएंगे रिएक्ट के साथ में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट। अब ये सब डमीज है, अब ये सब डमीज है। अब हमारी एप्लीकेशन स्टैंड अलोन नहीं है, ग्लोबली एक सर्वर पर डिप्लॉयड है, और सारा डेटा और सारे स्टफ वहां पर है। अब every time whenever you want to perform any task, you have to send a request to the server and you will get response from that particular server. Is it clear? Yes. Just like Gmail. तुम बोलते हो मेरे इंस्टाग्राम पे ये वो है, बताओ कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ सर्वर पर है। एवरी टाइम whenever you are clicking somewhere, you are just sending a request. इवन तुम फेसबुक पे लाइक भी करते हो तो तुम एक रिक्वेस्ट भेजते हो कि इसको लाइक दिखाना। तुम्हारे पास कुछ क्या है बताओ? लॉगिन फॉर्म तक नहीं है, तुम लिखते हो gmail.com तो वो एक लॉगिन फॉर्म भेजता है, ले इसको पकड़ो राजा, है ना। और फिर तुम क्या करते हो? उसमें अपना आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, वो भी रॉन्ग डाला तो फिर रोक देगा, नहीं फालतू बात नहीं, सही वाला डाल।
फिर तुम सही रहते हो, फिर वो तुमको एंट्री देता है। और जब जब तुम एक एक मेल को क्लिक करते हो, अगेन यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर है, और ये तुमको अब पढ़ने को मिलेगा। नोड आएगा, सबसे पहली चीज आएगी तुम्हारी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर, ये शायद मैंने जावास्क्रिप्ट शुरू करते वक्त भी थोड़ा बहुत आपको बताया था। तो दो तरह की रिक्वेस्ट जाती है, याद है? HTML से पढ़ा था हमने, गेट एंड पोस्ट, याद है? तो ये आर्किटेक्चर फिर हम आगे समझेंगे, बट हाँ, इन सब में इंपॉर्टेंस किसकी है? हमारी डेटाबेस की। तो आई होप डेटाबेस समझ में आया सबको। और सोचो, कुछ बच्चे कंप्लेंट करते हैं, सर हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ा, वहां तो सब डेटाबेस पूछ लिया उन्होंने। क्यों नहीं पूछे? बिना डेटाबेस के एप्लीकेशन बन जाएगी? और ऐसे सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ के क्या करना है? डेटाबेस तो आना चाहिए ना। डेटाबेस नहीं मैनेज होगा तो बताओ ना, जावास्क्रिप्ट में कोड क्या लिखोगे, कहां से डेटा फैच करोगे? हर बार थोड़ी होता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या अगर सारी चीज तुम हर बार पेज पे छापोगे? आज जिस कस्टमर का डेटा ले लिया है, कल क्या फिर मांगोगे? नहीं, आज जो ले लिया है वो डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और अगली बार डेटाबेस से उठकर आएगा। याद है हमने लोकल स्टोरेज में डेटा डाला था, वहीं से हमको समझ में आया था कि एक बार डेटा रख दिया परमानेंटली स्टोर हो गया। हालांकि वो भी परमानेंट नहीं था, बट अब उसी चीज को डेटाबेस के साथ करना है। एनी डाउट एवरीवन? तो ये जो आर्किटेक्चर है, आपका जो एप्लीकेशन बनता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा डेटाबेस का। एंड डेटाबेस इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। अब मैं आरडीबी में एक बहुत बड़ी टर्म है, इसको छोटा छोटा करके पढ़ाऊं आपको। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज जो डेटाबेस को क्रिएट करने के भी काम आती है, रिट्रीव करने के भी काम आती है। इसके भी अलग अलग पार्ट है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं तो DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। और इसमें आते हैं आपके क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट। ये कुछ कमांड्स हैं जो मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे चलकर आपको, है ना। वो ये है कि क्रिएट से टेबल क्रिएट होती है। डेटा हम कहाँ रखते हैं? टेबुलर फॉर्मेट में, एंड टेबुलर फॉर्मेट इज द बेस्ट फॉर्मेट, राइट, जिसमें हम डेटा को रख सकते हैं। तो टेबल कैसे बनेगी? क्रिएट से। एक बार बन गई तो कुछ अपडेट वगैरह करना है तो अल्टर रहेगा, उसको हटानी है तो ड्रॉप रहेगा, रीनेमिंग कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। एक बार टेबल बन गई तो फिर होता है डेटा मैनिपुलेशन। बिलीव मी, ये कुछ ऐसे वर्ड है कि जिनके नाम अगर आपके सामने लिए जाते हैं और अगर आपको नहीं आते तो आपका इंटरव्यू खतरे में हो सकता है। वो बोलेंगे डीएमएल करा, आप बोलोगे डीएमएल क्या होता है? अगला क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना फिर उनसे कुछ भी। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। एक है डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। इसमें एक ही स्टेटमेंट आता है, सिलेक्ट, ये डेटा को एक्सेस करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये एक ही है तो सबसे जल्दी निपट जाएगा, तो नहीं, सब सारी कहानियां तो यही लिखी हुई है। क्योंकि मुझे बताओ, आप जब रेलवे के डेटाबेस में जाते हो, आपको टिकट बुक करना है, आपको एक अपडेट स्टेटमेंट चलाना है खाली, और उसके पीछे आप कितने डेटा रिट्रीवल चलाते हो? आप पहले ट्रेन ढूंढते हो, फिर अवेलेबिलिटी ढूंढते हो, एवरी टाइम यू आर सर्चिंग द डेटा, हाँ। फिर आप उसमें कैटेगरी ढूंढते हो, फिर आप उसमें फेयर ढूंढते हो, फिर आप उसमें रूट ढूंढते हो, फिर आप उसमें डेट के हिसाब से ढूंढते हो, और फाइनली एक ट्रेन का समझ में आया। अब आप क्या करते हो? अब आप उसमें टिकट बुक करते हो। एक अपडेट के लिए कम से कम 10 आपने रिट्रीवल ऑपरेशन चलाए। एंड एवरी टाइम हम लोग सर्चिंग ही तो करते हैं। गूगल पे क्या करते हो? सर्चिंग, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजर क्या करता है? डेटा रिट्रीवल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इतने डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा कि सारा मजा इसी में आएगा। मतलब जितने भी बड़े टॉपिक्स हैं डेटाबेस के, जो बड़े टॉपिक्स हैं, अगर आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे कि फंक्शंस भी मैं इसी के थ्रू पढ़ाऊंगा, है ना। और जॉइंस
ज्वाइंस होंगे, सब क्वेरीज होंगी, राइट? ये सब बड़े बड़े नाम है, सुने हो कभी। एक होता है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हम इंस्टेंट अपडेट डिलीट करते हैं तो इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा करना है, निकालना है, तो ये ट्रांजैक्शन है। और ये ट्रांजैक्शन सेव तब होंगे जब आप इसको कमिट बोलोगे, और अगर आप अंडू करना चाहो तो रोल बैक कर सकते हैं। क्लियर है? कंट्रोल लैंग्वेज होता है, ये तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी, बट बता तो दूं आपको। अपने डेटा पर दूसरे को भी राइट्स दिए जा सकते हैं ग्रांट के थ्रू, और ये राइट वापस भी लिए जा सकते हैं रिवोक के थ्रू। ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाह रहा हूं ये भी थोड़ा सा हम सेव करके रखें। अब बात करते हैं, देखो एक और सीन। मैंने आपसे कहा कि डेटा को स्टोर करने का जो सबसे अच्छा कंसेप्ट है वो है टेबुलर फॉर्मेट, रो एंड कॉलम की कंपोजिशन, है ना? हम डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट? बट योर डेटाबेस विल बी अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स। आप एक ही टेबल में सारा स्टफ नहीं रख सकते। कभी आपने वर्ड सुना हो नॉर्मलाइजेशन, है ना? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखो, समझो, बात समझ में आएगी। अगर मैंने आप लोगों का डेटा रखा, सपोज, है ना, अब आप सब एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो मैंने क्या करा, एक स्टूडेंट नाम की टेबल बना दी, राइट? एक स्टूडेंट नाम की टेबल बना दी, रोल नंबर है, हर बंदे का एक नाम है, उसकी एक एज है, वो हमारे यहाँ से कोई सा कोर्स कर रहा है, हर कोर्स की एक फीस है और एक ड्यूरेशन है। राइट? राइट। अब अगर यहां हम बात करें, 1 2 3 4 5, A B C D E F, ये हमारे यहाँ से MCA कर रहा है, ये B कर रहा है, ये B कर रहा है, ये MCA कर रहा है, ये MBA कर रहा है, ये MCA कर रहा है और ये MBA कर रहा है, राइट? सबसे पहले तो ये एक और चीज समझाऊं, वो ये, हर टेबल में एक कॉलम ऐसा बनाया जाता है जो कि यूनिक हो, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सके। जैसे बैंक आपको आपके नाम से नहीं, अकाउंट नंबर से जानता है, क्योंकि अकाउंट नंबर की दो चीजें हैं, एक, कोई भी कस्टमर बिना अकाउंट नंबर का नहीं है ना? दूसरा, किसी का अकाउंट नंबर किसी से मैच नहीं करेगा, राइट? तो बैंक आपको जानती है अकाउंट नंबर से, इसे हम कहते हैं प्राइमरी की। ये कंसेप्ट में समझाऊंगा। प्राइमरी की मतलब एक ऐसा कॉलम जिसको हम यूनिक बनाते हैं ताकि जिससे हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सके। क्लियर है? ये कैसे बनाएंगे मैं सिखाऊंगा, कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी तो इतना मान के चलिए कि रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की, यानी ये ब्लैंक नहीं होगी और रिपीट नहीं होगी। अब एग्जाम दे रहे हो मतलब रोल नंबर तो है, बिना रोल नंबर के एग्जाम थोड़ी होती है, और आपका रोल नंबर किसी से मैच भी नहीं कर सकता, राइट? ठीक है। अब सीन ये है कि MCA की फीस सपोज 55,000 है, BE की फीस 50,000 है, तो जितनी बार BE आएगा मुझे 50,000 करना पड़ेगा, जितनी बार MCA आएगा ये है ना, और MBA 60K, और ये कितना है 55K, राइट? और ये कितना है 60K। इज इट क्लियर? और ड्यूरेशन, सपोज MBA का 3 इयर्स का है, इसका 4 इयर्स का है, इसका 4 इयर्स है, इसका 3 इयर्स है, इसका 5 इयर्स है, इसका 3 इयर्स है और इसका 5 इयर्स है। अगर 1000 स्टूडेंट होंगे और उसमें से 300 MCA के होंगे,
तो every time I need to mention the fees of MCA and duration of MCA along with that particular record. और I'm a human being, मुझसे गलती हो सकती है, am I right? है ना? अगर मैंने गलती से एक भी जगह MCA की फीस 45 लिख दी तो हिसाब ढूंढते रह जाएंगे हम लोग। 10 बच्चे MCA के 50,000 फीस, 5 लाख होना चाहिए। 4,90,000 कैसे आ रहे हैं? 10,000 कहाँ गए? राइट? मुश्किल है ना? तो ये कितना डिफिकल्ट है, आप समझ रहे हो? राइट? तो नॉर्मलाइजेशन के रूल बोलते हैं कि भैया आपके प्राइमरी की पे हर चीज डायरेक्टली डिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना? इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है? ये है डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी। कुछ समझे क्या बात को? तो अगर तुम एक ही टेबल में सारा स्टफ रखने निकले हो तो ये गलतियां तुम करोगे। राइट एवरीवन? एक ही में सारा रखने गए हो तो ये गलतियां तुम 100% करोगे, ये गलतियां होंगी और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको बोला जाता है कि अलग अलग टेबल में डेटा रखो। और कैसे रखा जाता है समझो। बंदे का कोर्स है, दैट्स गुड, कोर्स की फीस है और ये है, तो क्या करेंगे? कॉलेज अपना कोर्स मास्टर टेबल अलग मैनेज करेगा जिसमें हर कोर्स का आईडी, उसका फीस और उसका ड्यूरेशन होगा। राइट एवरीवन? पिछले वाला सीन जो अभी थोड़ी देर पहले था उसमें सोचो 50 बच्चे या 200 बच्चे एमसीए में और मान लो एमसीए की फीस बढ़ गई तो कितनी बार अपडेशन करने पड़ेंगे? 200 बार। हाँ या ना? कोई ड्यूरेशन कम ज्यादा हो गई, एक सेमेस्टर और ऐड हो गया, कितनी बार अपडेशन होंगे? 300 बार। हाँ या ना? बड़ी मुश्किल है। इसलिए ये स्ट्रक्चर सेपरेट मैनेज किया जाता है। कैसा? आपने कहा हमारे यहाँ बीई है जिसकी फीस 50,000 है और जिसका 4 साल का कोर्स है। एमसीए है जिसकी फीस 55,000 है और जिसका 3 साल का है। एमबीए है जो 60,000 का है और जो 5 साल का कोर्स है। इज इट क्लियर? आया? एक ही बार डिटेल रखी जाएगी। अब अगर मान लो एमसीए की फीस बढ़ गई तो कितनी जगह बढ़ानी है? यहां से वहां तक अपडेशन हो जाएंगे। तो सेपरेट डेटा रखने का कितना बड़ा बेनिफिट है? उतने उतने को अपडेट कर दो, हर जगह अपडेट हो जाएगा, है ना? हाँ या ना एवरीवन? तो इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं चाहिए हमें, सब कुछ डायरेक्ट डिपेंडेंसी चाहिए। बंदा एमसीए कर रहा है, एमसीए की फीस कितनी वो अलग जगह रखो। जब भी अपडेशन करना है, यहाँ एक जगह अपडेशन करा पूरे कॉलेज की फीस अपडेट हो गई, यहाँ अपडेट किया पूरे कॉलेज के बच्चों का अपडेट हो गया। इज इट क्लियर? तो सेपरेट रखने का फायदा ये रहने वाला है। हाँ या ना एवरीवन? ऑब्वियसली समझाने की जरूरत नहीं कि ये प्राइमरी की होगा, हर कोर्स एक ही बार लिखा जाएगा कॉलेज के रिकॉर्ड में और उसका एक ही बार ड्यूरेशन और सब सेट किया जाएगा, है ना? राइट। पर इसको क्या बोले? अगर इसमें एक नई एंट्री हो जाए, एक बंदा और आ जाए 8 और इसका नाम है के और इसने मान लो ये 22 का है और किसी ने इसे बीकॉम में एडमिशन दे दिया। अब सुनो, ये जो कॉलेज की टेबल है, कॉलेज बोलता है हम इतने ही कोर्स कराते हैं और बंदा अगर हमारे कॉलेज का है तो क्या वो बीकॉम में आ सकता है? आना चाहिए, है ना? लेकिन ह्यूमन मिस्टेक हो जाए तो ले लेगा। तो डेटाबेस बोलता नहीं फालतू नहीं, देखो इसको ऐसे करो, कनेक्ट करो। डेटाबेस क्या बोलता है? इस प्राइमरी की, ये प्राइमरी की को हम एक और नाम देते हैं पेरेंट की, तो ये बन गया है फॉरेन की, चाइल्ड की। क्लियर है? हाँ या ना? और फॉरेन की का ये कंसेप्ट है कि जैसे एक बंदा है, इसका कोर्स मैंने ब्लैंक रख दिया, ब्लैंक रख सकते हो। सुनो, कई बार नहीं होता प्रोविजनल एडमिशन देते हम लोग, काउंसलिंग में होता है ना, कॉलेज ने तुमको रख लिया, चेक दे दो, जो सीट वैकेंट होगी अकॉर्डिंगली तुमको सिलेबस कोर्स दे दिया जाएगा। मतलब अभी तुम्हारा कोर्स क्या है? ब्लैंक। फॉरेन की में भी ब्लैंक। देखो फॉरेन की है, फॉरेन की यानी क्या? चाइल्ड की। और चाइल्ड जैसे कि तुम हो, पेरेंट की कोई भी बात नहीं मानते, है ना? पेरेंट क्या बोलता है? नॉट नल। फॉरेन की बोलता है नल चलता है, चलेगा नल चलेगा। फॉरेन की में भी ब्लैंक, राइट?
और पेरेंट क्या बोलता है, रिपीटेशन नहीं होना, फॉरेन की बोलता है रिपीटेशन होगा, और होना जरूरी है। सोचो सोचो, तुम्हारे कॉलेज में सिर्फ 3 कोर्स है, तो क्या कॉलेज 3 ही बच्चे पढ़ाएगा? कमा लिया उसने फिर। पॉसिबल है? कॉलेज 3000 बच्चे पढ़ाएगा। फॉरेन की में रिपीटेशन होता है, और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। एमसीए का एफिलिएशन एक बार है, और एमसीए में 1000 बच्चे पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो रिपीटेशन फॉरेन की में नीड है हमारी। कैसे नहीं होगा? तो फॉरेन की नल भी हो सकती है और रिपीटेशन भी होगा, लेकिन जो रूल है वो ये है कि जो भी डेटा होगा वो पेरेंट के पास जो है उसी में से होना चाहिए। तुम यहां पर बीकॉम डाल दोगे तो ये रोक देगा। क्लियर है? बीकॉम डाल दो, वो बोलता था क्या ब्लैंक है चलेगा, कोई सा भी इनमें से कोर्स डालते चलेगा, बाहर से तो नहीं लेंगे। बट ऑब्वियस है यार, है ना? समझ में आ रही बात आपको? तो फॉरेन की में जब भी डेटा होगा इट शुड बी फ्रॉम प्राइमरी की। दीज आर द इंटीग्रेटेड रूल्स। हाँ, प्राइमरी की को इसीलिए हम लोग इसी को हम फॉरेन की को क्या बोलते हैं, रेफरेंस की, जो किसी के रेफरेंस से जनरेट हुई है। तो फॉरेन की बोलता है ब्लैंक चलेगा, ब्लैंक होगा, बट जब भी डेटा दोगे मुझे, अब तुमको अभी कॉलेज ने प्रोविजनल एडमिशन दे दिया कि यार अभी नहीं, बाद में तुमको धीरे से सीट अलॉट कर देंगे, और फिर बाद में बोलता है बीकॉम में दे रहे, तो तुम बोले पागल समझ रहे हैं, तुम्हारा जब है ही नहीं, हमने बी या एमसी, बात तो क्लियर हुई थी, तो जो है उसी में से चाहिए ना, और दे भी नहीं सकता ना कॉलेज, तो एफिलिएशन ही नहीं है। पर ये हो ना जाए, इसके लिए ये इंटीग्रेटेड रूल्स बनाए जाते हैं, इसीलिए मैं बनाऊंगा प्राइमरी की और फॉरेन की, और तब आपको ये भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, तो आई होप कनेक्टिविटी समझ में आ रही है आपको। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आया। डेटा नॉर्मलाइज कब होगा? जब आप अलग अलग तरह की टेबल्स में उसको स्टोर करेंगे। अब आप बोलोगे सर एक ही में था तो सर्चिंग बड़ी इजी थी, अभी भी है। अब एक अकेले टेबल को देख के बताओ मुझे, ए का कोर्स कौन सा है ना? ठीक है, ई की एज कितनी है, रोल नंबर 5 का एज कितना है, रोल नंबर 6 का कोर्स कौन सा है, इधर से देख सकते हैं हम लोग। अभी इस अकेली टेबल को देखो, एमसीए की फीस कितनी है ना? कौन सा कोर्स है जो 5 साल का है, राइट? देख पा रहे हैं ना? अब दोनों को देखो, ए की फीस कितनी है? अच्छा, सिर्फ एक को देख के बताओ, पहली वाली टेबल को देख के बताओ ए की फीस कितनी है। तुम लोग बेईमान हो। मैंने कहा था कि पहली वाली टेबल को देख के बताओ, तुमने दूसरी देखी है, क्योंकि जहां ए है वहां फीस नहीं है, जहां फीस है वहां ए नहीं है, तो तुमने क्या किया? बेईमानी। तुमने दोनों टेबल को जोड़ा ना, और देखकर रिलेवेंट डेटा बताया। यही टॉपिक को मैं जॉइंट्स के नाम से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रखते हैं अपनी सहूलियत के लिए, हम डेटा को अलग अलग रखते हैं, नॉर्मलाइज करके रखते हैं, अलग अलग टेबल्स में स्टोर करते हैं, बट जब जरूरत पड़ती है तो दोनों को क्लब करके भी डेटा उठाया जा सके, राइट? तो ये कंसेप्ट आएगा आपका जॉइंट्स का। गेटिंग? ये जॉइंट्स की नीड है एवरीवन। तो ये सब हमको पढ़ना है ना? आज तो सब इंट्रोडक्शन में निकल गया पूरा टाइम हमारा, बट कल से हम लोग ये क्वेरीज स्टार्ट करने वाले हैं एवरीवन। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, DDL, DML, सिलेक्ट और ये सब हम करेंगे। और कल, ठीक है, आई नो इस वेडनेसडे, बट आई थिंक हमको क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि परसों फिर एक छुट्टी आ रही है, राइट? तो इट इज बेटर टू कंटिन्यू दिस क्लास एवरीवन। सो डोंट अज्यूम कि लाइक कल प्रैक्टिकल सेशन है, टुमारो इज आल्सो थ्योरेटिकल सेशन, बट अब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे। एंड इनफैक्ट आप MySQL वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो कर लीजिए, और जैम सर्वर डाल लेंगे तो और अच्छा है, आपको और एक अच्छा में एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपके काम करने के लिए, है ना? तो जैम सर्वर आज डाल लीजिए सब लोग, तो कि आपको भी प्रैक्टिस में इजी रहेगा। इसके प्रैक्टिकल सेशन हम अगले इसमें कर लेंगे कभी भी, बट आई विश कि हम कंटिन्यू करें, ठीक है? ओके, बाय। एग्जाम पे डाउनलोड करना और क्या क्या? बस एग्जाम, और कुछ नहीं चाहिए। सर वो एरे का है ना, मैंने भेजा था आपको, एक बार देखिए ना। इसका स्क्रीनशॉट है, कहाँ से? Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.